एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को ब्रिटिश राइटर थॉमस ग्रे ने 1751 में पब्लिश कराया था। इस पोएम का स्पीकर शाम के टाइम चर्चयार्ड में घूम रहा है और वहाँ पर दफनाए गए लोगों के लिए अपना दुख जाहिर कर रहा है। वो अपनी इस पोएम में कहता है कि आखिर में डेथ सभी को आनी है और रिच लोगों की दौलत या उनकी शोहरत उनको मौत से नहीं बचा सकती और ना ही उनकी कब्रों पर बने सुंदर मकबरे उनको जिंदा कर सकते हैं। और वो आगे कहता है, ये लोग जो यहाँ पर दफनाए गए हैं इन्होंने एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी है और गुमनामी में ही ये मर गए, लेकिन अगर इनको मौका मिलता तो ये लोग भी फेमस और महान बन सकते थे। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। द कर्फी टोल्स द knell of parting day. The loving heart winds slowly over the lea. The plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. शाम के टाइम में जो चर्च की घंटियां बजती हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि दिन अब ख़त्म होने वाला है, शाम हो चुकी है और जो गाय भैंस बाहर घास चरने के लिए गई हुई थी वो रंभाते हुए घास के मैदानों से होते हुए घर लौट रही हैं और वो किसान जिसने पूरे दिन काम किया अपने खेतों में थका हुआ अपने घर लौट रहा है और ये दिन स्पीकर को और इस पूरी दुनिया को अंधेरे में छोड़कर जा रहा है क्योंकि अब रात होने वाली है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर ए solemn stillness holds, save where the beetle wheels his drowning flight and drowsy tinkling lull the distant falls. अब जो ज़मीन मेरे आसपास है वो ढलते हुए सूरज की रोशनी से चमक जरूर रही है, लेकिन धीरे धीरे धुंधली भी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हवा में एक गंभीरता या सीरियसनेस फैल रही है और जो उड़ने वाले भंवरे होते हैं उनकी भिनभिनाहट अच्छे से सुनाई दे रही है क्योंकि शायद वो अपने सोने की जगह को तलाश कर रहा है। और भेड़ों के गले में जो घंटियाँ होती हैं उनका साउंड उनके लिए लोरियों का काम करता है जिसे सुनकर उनको अच्छी नींद आती है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर द मोपिंग ओल डस्ट टू द मून कंप्लेन सच एज वॉन्डरिंग नियर द सीक्रेट बॉर मोल्डेस्ट हर एंशियन सॉलिटरी रेन। शाम का समय बिल्कुल शांत है। एक मीनार पर उल्लू का एक घोंसला बना हुआ है और उस मीनार के ऊपर का हिस्सा ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया के पंख से वो ढका हुआ हो। रात में वहाँ वो अकेला उल्लू बैठा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो चांद से शिकायत कर रहा हो क्योंकि उल्लू को लगता है ये चांद उसके घोंसले के चारों तरफ ही घूम रहा है। इस वजह से वो अपना काम सही नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि ये चांद कहीं और चला जाए ताकि वो अपना काम सही से कर सके क्योंकि उल्लू बाहर आना चाहता है। वो पूरे दिन घोंसले में रहकर थक चुका है और ये चांद उसको बाहर आने से रोक रहा है। Beneath those rugged elms that yeetery shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in the narrow shell forever laid, the rude forefeather of the hamlet sleep. एल्म ट्री के नीचे और ये ट्री की छाँव में जब स्पीकर ज़मीन को देखता है तो वहाँ पर उसको कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के हिस्से उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये उभरे हुए हिस्से कब्र हैं, गांव के मरे हुए लोगों की। कवि इन कब्रों की कंपैरिजन ज़मीन के नीचे बनी गुफाओं से करता है जहां पर इस छोटे गांव के सामान्य और बिना पढ़े लोग आराम कर रहे हैं और ऐसी नींद सो रहे हैं जिससे वो अब कभी नहीं उठ पाएंगे। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the clock-shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed. सुबह की फ्रेश और भीनी भीनी हवा चल रही है। बर्ड्स अपने तिनकों से बने घोंसले से अपना गाना गा रही है। मुर्गा सुबह के टाइम तीखी और जोरदार आवाज़ में बोल रहा है और जो शिकारी होते हैं उनका जोरदार हॉर्न जिससे वो जानवर और पक्षियों को डराते हैं वो बजा रहा है। ये सब साउंड उन सोए हुए लोगों की नींद को अब नहीं तोड़ सकती, उन मरे हुए लोगों को उनके आराम वाली जगह से नहीं उठा सकते। ये सारे साउंड, ये सारी जोरदार आवाज़ें। फॉर दैम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर शायर रिटर्न और क्लाइम हिज नीज द एनविड किस टू शेयर। उन मरे हुए लोगों के लिए अब और दहकती हुई भट्टियाँ या चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे, ना ही उनकी पत्नियाँ उनकी देखभाल करने के लिए
अपने कामों में बिजी रहेंगी और ना ही उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे उनके काम पर से घर वापस आने पर खुश होने के लिए दौड़ लगाएंगे और ना ही वो बच्चे अपने पिता को किस करने के लिए उनके घुटनों पर चढ़ेंगे। Off did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. ये गांव वाले अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मेहनती रहे होंगे। जब वो जिंदा थे वो लोग खेतों में अपनी फसलें बोते थे। वो बहुत बार ऐसे ग्राउंड पर हल चलाते थे जो खुदाई के लिए बहुत ही हार्ड होता था। कितनी खुशी से वो अपने जानवरों से अपने खेतों में हल चलवाते थे और कितने कॉन्फिडेंस से वो लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों को काट दिया करते थे जो कुल्हाड़ी के हर एक वार से नीचे झुकता हुआ महसूस होता था। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. इस स्टैंजा में स्पीकर एम्बिशियस लोगों को, रिच लोगों को चेतावनी देता है कि उनको उन गांव वालों के मरने के बाद उनके काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनकी छोटी छोटी खुशियों और उनकी गुमनामी भरी ज़िंदगी पर हंसना चाहिए और ना ही इन गरीब लोगों की सिंपल सी ज़िंदगी पर सुपीरियर लोगों को मुस्कुराना चाहिए। द बोस्ट ऑफ heraldry, द pomp ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी, ऑल द वेल्थ एवर गेव awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. कभी कभी किसी किसी के पूर्वज महान होते हैं, ये किसी राजा महाराजा से रिलेटेड होते हैं, इसलिए कुछ लोग अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में लंबी लंबी बकवास करते हैं या झूठ बोलते हैं। वो सब कुछ जो ब्यूटी और वेल्थ किसी को दे सकती हैं, वो सब चीज़ें बस अपने अंत का वेट कर रही हैं। सबसे खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ों को भी डेथ आनी है और उनका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होगा डेथ के द्वारा जैसा कि कॉमन या सामान्य चीज़ों का होता है। मीन्स सब एक दिन मर जाएंगे और नो मैटर कि कोई अमीर है या गरीब है, सबको मौत आनी है इक्वली। नॉर यू ye proud impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. इस स्टैंजा में स्पीकर घमंडी लोगों से कहता है कि तुम्हें किसी गरीब को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, इन पे ये गरीब होने का दोष नहीं थोपा जाना चाहिए क्योंकि ये लोग भी गरीब नहीं रहना चाहते थे। इनका जो भाग्य है वो इनकी गरीबी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, या इनकी कब्रों पर ऐसा कोई स्मारक या कोई सजावट नहीं की गई है जो इनकी अचीवमेंट को दिखाती हो, इनकी उपलब्धियों को दिखाती हो, और ना ही इनके पास एक बड़ा मकबरा है जिसमें एक लंबा सा बाहर एक कमरा होता है जिसकी छत उनकी उपलब्धियों से लिखी हुई होती हैं और वो पूरा मकबरा मरने वालों की, दुख में रोने वालों की आवाज़ों से गूंजता रहता है। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट back to its mansion call the fleeting breath, can honor's voice provoke the silent dust or flattery soothe the dull cold ear of death? क्या मरे हुए व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से सजा हुआ कलश या उनके सर की हूबहू बनी हुई मूर्ति उनके शरीर में उनकी सांसों को लौटा सकती है? क्या दुनिया में उनका जो सम्मान था वो उनके सड़ते हुए शरीर को फिर से जीवित कर सकती है? क्या कोई चापलूसी मौत को किसी के लिए नहीं आने के लिए मना सकती है? मीन्स क्या मौत को चापलूसी से मनाया जा सकता है? Perhaps in the neglected sport is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the road of empire might have swayed, or wake to ecstasy the living lair. इन गरीब गांव वालों का भाग्य उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा दूसरे लोगों का था, इसलिए दुनिया के लोग इन गांव वाले लोगों को कम न समझें। ये जो अनदेखी कब्रें हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो महान होंगे, या फिर इन कब्रों में बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर इनके भाग्य ने इनको मौका दिया होता तो वो किसी बड़े राज्य पर राज कर सकते थे, या फिर म्यूजिशियन बन सकते थे, या फिर पोइट्री में अपना नाम कमा सकते थे और इस फील्ड को सबसे ऊपर ले जा सकते थे। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, चिल
penury repressed their noble rage and froze the genial current of the soul. लेकिन ये लोग कभी पढ़ लिख नहीं पाए और ना ही इनको एजुकेशन मिल सकी। मतलब ये कभी हिस्ट्री को न जान पाए। गरीबी ने इनके सपनों और इंस्पिरेशन को दबा दिया और इनके माइंड के या सोच के क्रिएटिव पार्ट को गरीबी ने उठने से पहले ही फ्रीज कर दिया। फुल मैनी ए जैम ऑफ प्यूरेस्ट रे serene, the dark unfathomed cave of ocean bear, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. बहुत से ऐसे रत्न होते हैं या मोती होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। वो समुंदर में या अंधेरे किसी गुफा में अनदेखे दबे हुए होते हैं। कोई फूल ऐसा होता है जो बिना किसी को देखे खिल जाता है। वो सुनसान जगह पर खिलकर अपनी खूबसूरती और खुशबू दोनों बर्बाद कर देता है। सम विलेज हैम्पडेन दैट विद डाउटलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स withstood. Some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood. कुछ गांव वाले यहाँ पर जॉन हैम्पटन जैसे महान पॉलिटिशियन बन सकते थे जो किंग्स जैसी अथॉरिटी के खिलाफ अपने और अपने लोगों के हक के लिए लड़ा था। वो निडरता से उस क्रूर जमींदार के सामने खड़ा था जो उनके खेतों का मालिक था। यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जो फेमस नहीं थे, जैसे एक फेमस पैराडाइज लॉस्ट नाम की एपिक लिखने वाला एक लेखक जिसका नाम था जॉन मिल्टन। लेकिन दुर्भाग्य से इन गांव वालों ने कभी लिखना न सीखा। कोई यहाँ पर क्रोमवेल जैसा तानाशाह हो सकता था लेकिन उनको इसका मौका न मिल सका। इन्हें भी क्रोमवेल की तरह अंग्रेजों को मारने का मौका न मिला जैसे क्रोमवेल ने किया था। The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smile land and read their history in a nation's eyes. ये गांव के लोग संसद मतलब सीनेट में अपनी इम्प्रेसिव स्पीच न दे पाए और सुनने वालों के बीच में फेमस ना हो पाए। ये लोग दर्द और बर्बादी की धमकियों का सामना करने के लिए बहुत ही बहादुर थे। ऐसा हो सकता था कि ये लोग अपने एफर्ट से पूरे संसार में खुशियां फैला देते जिससे सभी लोग स्माइल करते और उनकी हिस्ट्री उनके देश के नागरिकों को दोबारा पढ़ी जाती। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि उनके भाग्य ने उनको ये सब करने की मोहलत न दी और वो गरीबी में ही मर गए। Their Lord forbade nor circumscribed alone their glowing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne and shut the gates of mercy on mankind. इन सब चीज़ों को इनकी गरीबी ने इनके लिए रोक दिया। गरीबी ने न केवल इनकी प्रतिभा मतलब स्किल को रोक दिया बल्कि इसके साथ साथ इनके द्वारा की जाने वाले क्राइम और गलत कामों को भी रोक दिया। गरीबी ने इन्हें सत्ता और पावर को पाने के लिए अनगिनत मर्डर करने से भी रोक दिया और इस प्रोसेस में गरीबी ने इनके अंदर ह्यूमन राइट्स को भी बाहर आने नहीं दिया। द स्ट्रगलिंग पैंक्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम और हीप द श्रीन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। गरीबी का मतलब है कि इन लोगों को ऐसी हरकतें करने के बाद अपनी शर्म को दबाते हुए कभी भी अपने अपराध को छुपाना नहीं पड़ा। मीन्स गांव के लोग बिल्कुल भी झूठे नहीं थे। उन्होंने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसी नकाब का यूज़ नहीं किया। ये लोग वही काम करते थे जो इनकी आत्मा को एक्सेप्ट होता था। इन्होंने कभी सच्चाई को छुपाने की कोशिश नहीं की। अगर वो किसी बात के लिए लज्जित हैं या दुखी हैं तो ये बातें उनके चेहरे से साफ दिखाई दी जाती थी। उन्हें कभी भी रिच या मालदार लोगों को सम्मान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसा सम्मान लोग पोइट्री से कविताओं से देवताओं को देते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे अलोंग द कूल सुक्वेस्टेड वेल ऑफ लाइफ दे कीप द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे। अमीर और ताकतवर लोगों के नैतिक और अनैतिक झगड़ों से दूर इन गरीबों की केवल सामान्य और गंभीर इच्छाएं हैं। जिंदगी की शांत और अलग थलग घाटी में ये लोग अपने शांत तरीके से रहते हैं। Yet even these bonds from insult to protect some frail memorial still erected nigh with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked implores the passing tribute of sigh। ये लोग इतने गरीब थे कि अपनी आने वाली न्यू जनरेशन को ये ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए
इस वजह से इनके मरने के बाद इनके बेटों ने इनकी कब्रों पर कुछ नहीं बनवाया, या वो गरीबी के चलते बनवा नहीं पाए। लेकिन चर्चयार्ड के बाहर बनी छोटी मोटी इमारतें ही वहाँ पर थीं। इस पर ऐसे ही कुछ राइम्स लिख दी गई थी और यहाँ पर कुछ बेकार सी मूर्ति बनवा दी गई थी। लेकिन फिर भी ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव थीं कि किसी गुजरने वाले की आंखों से आंसू निकाल दें। देयर नेम, देयर ईयर्स spelled by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around the strews that teach the rustic moralist to die. इन कब्र में दबे लोगों के नाम और ये कब से कब तक जिंदा रहे, ये सारी चीज़ें किसी ऐसे इंसान ने इनकी एफिटैफ पर लिखी थी जो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं था। टाइम इतना गुजर चुका है कि ये पत्थर इधर से उधर बिखर गए हैं और कुछ बाइबल की लाइंस इनकी कवर पर लिखी गई थी। ये बाइबल की लाइंस अच्छे दिल वालों को सिखाती हैं कि मरना कैसे चाहिए। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड, लेफ्ट द वार्म प्रीसिंक्ट्स ऑफ द चेयरफुल डे, नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। लोग इनकी मौत के बाद इनको जल्दी ही भूल जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मौत के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरी न कर पाए। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खुशहाली में मगर गरीबी में गुजार दी। इन्हें अपनी मौत के बाद भी अपना खुशहाल जीवन याद है। ये लोग अपने मरने के बाद अपनी कब्र पर एक मकबरा चाहते थे। जो जीवन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिताया वो उन्हें अब भी याद है। वो अपने रिलेटिव्स और फैमिली वालों से चाहते थे कि वो लोग उनको याद रखें। ऑन सम फॉन्ड ब्रेज द पार्टिंग सोल रिलाइज, सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires। एक मरता हुआ व्यक्ति अपने किसी मित्र या अपने दोस्त के दिल पर भरोसा करता है जो उसके सीने से लग जाए। मरने वाला चाहता है कि उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई चाहने वाला उसकी मौत पर अपने कुछ आंसू बहाए। ये गांव वाले इस इच्छा को लगातार बनाए हुए हैं। इनकी बॉडी अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो इनकी इच्छाएं हैं वो इनकी सोल में है, इनकी आत्माओं में है। मरे हुए लोगों की आत्माओं में भी जिंदा लोगों की आत्माओं जैसी इच्छाएं होती हैं। फॉर दी हु माइंडफुल ओवर द अनऑनर्ड डेड, doused in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy faith। पोएट ये मानता है कि किसी एलिजी को लिखने में किसी आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो एलिजी मतलब शोक गीत को विदाउट आर्ट एक छोटी सी कहानी बताता है। स्पीकर ये इमेजिनेशन करता है कि उसको भी इसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा और उसके जैसा ही कोई कवि यहाँ पर आके ऐसे ही सवाल जवाब करेगा या फिर ऐसे ही पोएट्री लिखेगा। स्पीकर बहुत ही दुखी है और अपने बारे में भी यही सोचता है कि उसकी मौत भी बहुत करीब है, लेकिन मरने से पहले उसने उन मरे हुए लोगों की कहानियों को अपनी इस एलिजी में भर दिया है। कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई पोएट उस जैसा वहाँ पर आए और उसकी एलिजी को पढ़े और उसकी लाइफ के बारे में सोचे। हैप्पीली सम हॉरी हैड इट स्वाइन में से, often have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the deeps away to meet the sun upon the upland lawn। हो सकता है सौभाग्य से कोई गांव का बूढ़ा आदमी वहाँ पर हो और उस पोएट को उसके सवालों के जवाब दे सके और कहे कि हमने उसको देखा जब सूरज छुपता था, जब शाम को वो गांव से ऊंची जगह पर सूरज को देखने के लिए जाता था तो उसकी तेजी से चलते हुए कदम घास पर पड़ी ओस को साफ करते हुए चले जाते थे। देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोटलिंग बीच दैट wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by। वहाँ पर वो पोएट पेड़ों की जड़ों के पास दोपहर में अपने हाथ पैर फैलाकर लेटा रहता था और हवा से हिलते हुए पेड़ों को देखता रहता था। पास में ही एक झरने से पानी गिरता रहता था जिसकी आवाज़ को पोएट सुनता रहता था। ये बातें ग्रे की इमेजिनेशन में वो ओल्ड मैन उस दूसरे पोएट को खुद उसके बारे में बता रहा है। जब वो खुद मर जाएगा तब hard by yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would row, now dropping woeful van like one forlorn,
और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव। वहाँ उन जंगलों में वो कभी खुद ही अकेला मुस्कुराता रहता था, मानो अपने आप से बातें कर रहा हो, अपनी खुद की जिद्दी कल्पनाओं में। और जब वो वहाँ पर घूमता था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी के बारे में इमेजिनेशन कर रहा हो। वो किसी बीमार आदमी की तरह पीला दिखाई पड़ता था, एकदम मिजरेबल लगता था। अपना सर झुका के चलता था, ऐसा लगता था कि उसको कोई चिंता खाए जा रही है या फिर वो बहुत बड़ी चिंता से जूझ रहा है। वो इस वजह से पागल सा हुआ रहता था, ऐसा लगता था जैसे मानो उसको लव में धोखा दिया गया हो। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल along the heath and near his favorite tree. Another come, not yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. एक सुबह मैंने उसको रोजाना की तरह उस पहाड़ी पर नहीं देखा, ना ही उसे उस फील्ड में देखा और ना ही उसके फेवरेट ट्री के नीचे उसको देखा। मैं दूसरी सुबह भी वहाँ पर आया, लेकिन फिर भी मैंने उसको ना ही नदी किनारे और फील्ड में और ना ही जंगलों में देखा। The next with doses due in shed array, slow through the churchway path we saw him borne. Approach and read, for thou canst read the lay, graved on the stone beneath yon age thorn. तीसरी सुबह हमने उसको मैयत मतलब फिनरल पर गाए जाने वाले गाने और उदास लोगों की भीड़ के साथ देखा। उसको धीरे धीरे चर्च के रास्ते से होकर ले जाते हुए देखा। ऊपर जाओ, वहाँ पर जहाँ पर वो घूमता रहता था, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो वो पोयम। गिनार्डेड पेड़ के नीचे उसकी कब्र के पत्थर पर खुदी हुई हैं। ये बातें वो इमेजिनरी ओल्ड मैन उस इमेजिनरी पोएट को स्पीकर की इमेजिनेशन में स्पीकर के बारे में बता रहा है। Here rests his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown, fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. यहाँ पर हम स्पीकर का खुद का एपिटैफ देख सकते हैं, जो वो इसी पोएम में अपनी मौत की इमेजिनेशन करके अपनी कब्र पर लगे पत्थर पर खुदी पोएम को इस पोएम में बता रहा है। पोएम इस तरह से है, यहाँ पर एक यंग मैन अपना सर मिट्टी में टिकाए लेटा हुआ आराम कर रहा है, जिसके पास ना तो वेल्थ थी और ना वो फेमस था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि वो सामान्य लोगों के लिए पैदा हुआ था। उसकी लाइफ को दुख से डिफाइन किया जा सकता है, मतलब दुख से उसको परिभाषित किया जा सकता है। लार्ज वॉज हिज बाउंटी and his soul sincere. Heaven did a recompense as largely sent. He gave to misery all he had, a tear. He gained from heaven, 'twas all wished a friend. इन सब के बाद भी उसके पास महान गिफ्ट्स थे और एक गंभीर दिमाग था, मतलब स्पीकर बहुत दुखी था। उसकी सोल बहुत ही ईमानदार और काइंड थी। वो इतना काइंड हार्टेड था कि जो उसके पास होता था वो सब ज़रूरतमंदों को दे दिया करता था। इसके साथ साथ ये भी सच है कि उसके पास देने के लिए सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं था। उसके पास अपनी वेल्थ के नाम पर सिर्फ एक फ्रेंड था और कुछ नहीं था, और इससे ज़्यादा कि उसको ज़रूरत भी नहीं थी। नो फादर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रा हिज फ्राइल्टीज फ्रॉम देयर हेड अबाउट देयर दे आर लाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज द bosom ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। ये इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है। 32 स्टैंजा हैं इसमें सारे मिलाकर के, ये लास्ट है। बाइबल कहती है कि हर एक इंसान को ईश्वर के बनाए गए जजमेंट डे का वेट करना होता है, और ये दिन डूम्स डे मतलब क़यामत जिसे कहते हैं, जिसे पढ़ले भी कहते हैं, उसके दिन के बाद आती है। इस दिन ईश्वर सबके लिए फैसला सुनाते हैं उनके कर्मों के आधार पर। इसलिए कब्र में इस दिन का वेट करने का टाइम बहुत ही डरावना होता है। इस आखिरी स्टैंजा में स्पीकर रीडर से प्रेयर करता है कि वो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ के बारे में किसी से ना कहें, क्योंकि वो अब मर चुका है और जजमेंट डे पर उसके लिए फैसला सुनाया जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो. We shall meet you next video with new topic. So bye for now till next video. Thanks for watching me. Have a nice day.